नमस्कार, द कलंदर पोस्ट में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम अफसर ए कलंदर। आज एक हम ऐसी अफसर से आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान की पढ़ाई करती हैं, वो भी कॉलेज टॉप के साथ। उसके बाद ये वकालत की पढ़ाई पढ़ती हैं। तत्पर महज 24 साल की उम्र में इन्होंने यूपीएससी को उत्तीर्ण किया है और इन्हें राजस्थान कैडर अलॉट हुआ है। अपनी पहली पोस्टिंग से लेकर ही अफसर ये दिल्ली की ये लड़की बैच की आईपीएस ऑफिसर तेजस्विनी गौतम अपने हर नवाचार के लिए इन्होंने एक नई पहचान बनाई है। चूरू एसपी रही हों या फिर अभी इन्हें एक नई सरहदी ज़िला अलवर में इन्हें पोस्टिंग दी गई है। ये पहली बार हुआ है कि किसी महिला ऑफिसर को सरहदी इलाके में जिला एसपी का पद दिया गया है। अपने सीनियर्स ऑफिसर्स यानी कहें डीजीपी ने इनकी काबिलियत को देखते हुए ये सरहदी इलाका दिया है, क्योंकि सरहदी इलाकों में आमतौर पर महिला ऑफिसर को नियुक्त नहीं किया जाता है और इन पर एक भरोसा जो है सीएम ने जताया है। अलवर ज़िला अपने सरहदी ज़िला होने के कारण अलवर ज़िले में जो है आपराधिक गतिविधियां ज़्यादा होती हैं। ऐसे में एक अच्छे ऑफिसर को लगाना यहाँ बेहतर माना जाता है। वरिष्ठ ऑफिसर को यहाँ पर लगाना जाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अलवर में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि उनसे ये खासा चर्चित रहा। ऐसे में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए तेजस्विनी गौतम जी को यहाँ लगाया गया है। आज हम इनसे आपको रूबरू करवाते हैं कैसे एक दिल्ली की लड़की लेडी सिंघम ऑफिसर बनकर लोगों के दिलों में राज कर रही है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है अलवर में। और मैम, अलवर सरहदी जिला है जी, और डीजीपी साहब ने आपको लगातार दूसरे सरहदी जिले में नियुक्ति दिया है मैम इधर। तो एक कैसे एक महिला ऑफिसर के ऊपर इतना भरोसा जो है डीजीपी साहब ने जताया है? देखिए, सबसे पहले तो विजय जी, मैं ये मानती हूँ कि ऑफिसर होता है, उसमें महिला और पुरुष की जो हम भेदभाव करते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ही एग्ज़ाम देकर आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, और एक ही तरीके की ट्रेनिंग हमारी होती है। तो कॉम्पिटेंस के मामले में महिला और पुरुष का विभाजन जो है वो मैं सही नहीं मानती। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि सोसाइटी में व्याप्त एक ये जो फीलिंग है कि महिला अफसर इस तरीके के होते हैं और पुरुष अफसर जो होते हैं वो इस तरीके के होते हैं, या ये ज़िले जो हैं वो पुरुष अफसरों के लिए होते हैं और ये ज़िले जो हैं वो महिला अफसरों के एसपी के लिए होते हैं। तो ये ज़रूर एक धारणा ज़रूर थी, पर उस धारणा को एक बहुत ही चैलेंजिंग अवसर देकर हमारे डीजीपी साहब ने, हमारी राजस्थान सरकार ने हम पर भरोसा किया है। उसके लिए मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और एक ये ट्रस्ट जो उन्होंने हम पे दिखाया है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके इस ट्रस्ट को बरकरार रखें, अलवर की जनता के लिए एक बेहतर पुलिसिंग दे पाएँ, बेहतर सुरक्षा का एनवायरनमेंट दे पाएँ। इसीलिए ज़्यादा मेहनत करके अपने नाम को साबित कर पाएँ, ये ज़रूर मेरी कोशिश रहेगी। ये आपने एक अच्छा बात बताया है मैम। आप लेडी श्री राम कॉलेज से आपने पॉलिटिकल साइंस में मैम ग्रेजुएशन किया है, आप यूनिवर्सिटी टॉप रही हैं। उसके बाद में आपने वकालत किया है, कानून की पढ़ाई आपने पढ़ा है, और फिलहाल आप एक आईपीएस ऑफिसर हैं और अभी कानून को समाज को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिले और आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब यहाँ लोकतंत्र में भारत जैसे देश में व्यवस्थापिका हो या फिर कार्यपालिका हो या फिर न्यायपालिका हो, तीनों ही एक मजबूत स्तंभ माने गए हैं और आपने कहीं ना कहीं तीनों ही चीज़ों से आपका जुड़ाव रहा है। पॉलिटिकल साइंस आपने पढ़ा है, वकालत भी आपने किया है, अभी आईपीएस ऑफिसर्स भी अभी आप हैं। आमतौर पर मैम ये देखा जाता है कि कानून सक्षम लोगों के को उसका गलत फ़ायदा लोग उठाते हैं, और जो कमज़ोर जो तबके के लोग होते हैं तो उनका प्रारंभिक लेवल पर, थाने लेवल पर उनका सुनवाई बेमुश्किल होता है। पिछले दिनों में अलवर में भी ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई हैं कि उनकी थाने लेवल पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं किए गए और वो बहुत बड़े मामले थे, गंभीर विषय वो लोग थे। और तो इस पर आप प्रारंभिक लेवल पर, थाने लेवल पर ही फरियादियों को न्याय वाला ठीक रहे बात, तो उसके लिए आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, प्राथमिकता हमेशा से यही रहेगी कि जनता के साथ सीधा संवाद हो। जब पुलिस का जनता के साथ एक सीधा संवाद होता है, बीच में लेवल्स ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो दलाल हों चाहे किसी भी तरीके के लोग हों, जो वो ये भरोसा दिलाते हैं लोगों को कि नहीं हम आपकी एफआईआर दर्ज करा देंगे। इस तरीके का ऐसा कोई मैटर नहीं है। लीगली हर आदमी के पास ये राइट है कि वो अपने किसी भी संज्ञेय अपराध की परिवाद को पुलिस को देता है तो पुलिस बाउंड है उसको दर्ज करने के लिए।
कई दफ़ा ऐसा होता है कि संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध के बीच में एक बहुत ही छोटी सी एक लाइन है, उसमें अगर आप नहीं कर पाते हैं डिफ्रेंशिएट, तो पुलिस उसको परिवाद में दर्ज करती है, उसको इंक्वायर करके और फिर एफआईआर दर्ज करती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि पुलिस भी सोसाइटी से अलग नहीं है। हम लोग कोई ऊपर से वीनस से आके इम्प्लांट नहीं किए गए हैं, हम समाज का हिस्सा हैं। समाज में अच्छे बुरे दोनों तरीके के लोग होते हैं, और उसी तरीके से पुलिस में भी हमारे कुछ लोग हैं जो इस तरीके की असंवेदनशील घटनाएं कभी कभी घटित कर देते हैं। मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरी पूरी टीम को आते ही सबसे पहले ये निर्देश दिए गए हैं, ये उनसे और उनसे ये उनको ये कहा गया है कि आप एक जनता के सेवक के रूप में जो भी परिवादी आपके पास आता है, आपको अगर प्राइमा फेसी लग रहा है कि वो गलत भी कह रहा है, तो भी आप उसकी बात सुने, उसकी जांच कर लें। यदि वो सही है तो वो आराम से आप पता चल जाएगा। अगर वो झूठ भी कह रहा है तो उसके खिलाफ विधिवत जो भी कानून में कार्रवाई है वो हम करें। और इस चीज़ के लिए कि एफआईआर रजिस्टर नहीं करने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। फ्री रजिस्ट्रेशन का जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार इस साल से भी पिछले साल से हम लोगों ने शुरू किया है। एसपी ऑफिस में भी एफआईआर दर्ज करने का उन्होंने एक नवीन स्टेप स्टार्ट किया है, और इसका आप आउटकम ये देखेंगे कि अलवर में बहुत क्राइम बढ़ गया है रजिस्ट्रेशन। बट इसको मैं एक पॉजिटिव चीज़ मानती हूँ कि रजिस्ट्रेशन बढ़ने का मुख्य कारण है कि पुलिस की जो एपैथी थी कि हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे, वो कम हो रही है, और लोगों का पुलिस से जुड़ाव जो है वो बढ़ रहा है कि लोग अपने आप को भयभीत नहीं मान रहे हैं, वो सीधा पुलिस के पास आ रहे हैं, अपनी परिवाद दे रहे हैं, और वो परिवाद जो है संज्ञेय अपराध की दर्ज हो रही है। तो अपराध ज़रूर रजिस्ट्रेशन में नंबर्स वाइज स्टेटिस्टिक्स वाइज बढ़ा है, लेकिन उसका एक पॉजिटिव आउटकम ये है कि पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं जो वो एक पौराणिक धारणा थी कि भाई हमें कम से कम केसेस रजिस्टर करने हैं, वो ख़त्म हुआ है वो आइडिया, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आ रहा है उसकी कंप्लेंट को दर्ज किया जा रहा है, और एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी जांच की जा रही है। वो अगर सही पाई जाती है तो चार्जशीट होती है, और अगर वो झूठी पाई जाती है तो उसमें एफआईआर लगाई जाती है। आमतौर पर महिलाएं जो होती हैं, घर हो या फिर बाहर हो, आमतौर पर महिलाएं जो हैं उनके ऊपर एक तरीके से वो जो जुर्म सहती हैं, वो घर हो या फिर बाहर हो, और वो आमतौर पर पुलिस थाने में जाने से कतराती हैं। तो वो एक तरीके से वो सिस्टम चलता रहता है कि वो एक घुटन उनके अंदर रहती है, और वो उनके साथ जो भी अत्याचार हो रहा होता है उसको बाहर नहीं ला पाती हैं। तो उसके लिए आप लेडी ऑफिसर हैं, और तो उसके लिए आपकी क्या स्पेशल मुहिम है मैम, महिलाओं के लिए खासतौर पर? और अलवर तो विशेष तौर पर पिछले कुछ दिनों में ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं कि इस मामले में अलवर को अच्छे रूप में हम नहीं पहचान सकते हैं, तो उसके लिए आपकी क्या स्पेशल मुहिम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम है प्रशासन का जनता से जुड़ने के लिए, तो सबसे पहले आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगी अलवर की जनता को कि वो इस तरीके की बात को अपने अंदर ना रखें, स्पेशली महिलाएं। क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक छोटा सा बच्चा भी अगर उसको भूख लग रही होती है, जब तक वो रोता नहीं है तो माँ तक को भी पता नहीं चलता कि उसके साथ कोई तकलीफ़ है या उसे कोई भूख लग रही है या मुझे उसे खाना देना है। तो जब तक आप अपनी तकलीफ़ बोलेंगी नहीं, जब तक आप खुद अपने अंदर इतनी हिम्मत नहीं लाएंगी कि मेरे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाऊं, तब तक जितनी भी हमारी न्याय प्रणालिका है, जितनी भी हमारा पुलिस का सिस्टम है, हमारे लीगल लॉज हैं जो महिलाओं के संरक्षण के लिए बने हुए हैं, वो व्यर्थ हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि महिला को ये समझना होगा, हर महिला को, कि ये अन्याय है और ये मैं सहन नहीं करूँगी और इसके खिलाफ़ मुझे आवाज़ उठानी है। दूसरा स्टेप है कि जब वो हमारे पास आए, पहला स्टेप अगर उसने ले लिया है कि वो इतनी बोल्ड हो गई है कि उसने इतने सारे प्रेशर्स के बाद भी उसने ये डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैं जाके आवाज़ उठा के अपनी प्रॉब्लम बताऊंगी, तो फिर दायित्व हमारे ऊपर आता है, पुलिस के ऊपर, कि हम संवेदनशील होकर उसको सुने और उसकी जो भी क्राइम की प्रॉब्लम है या उसकी जो भी उसकी रिलेटेड परिवाद है उस पर हम त्वरित अनुसंधान करें, त्वरित रिएक्शन लें, रिस्पॉन्ड करें और उसको जो भी विधि संगत न्याय है वो उसको दिलाएं। और ये इसकी मैं संपूर्ण कोशिश करूंगी। मैं थानों पे, हर थाने पे जाकर लास्ट कांस्टेबल तक से ये बात कर रही हूँ कि अलवर पुलिस में ऐसा कोई भी हम ये काम ना करें कि यदि कोई भी परिवादी हमारे पास आ रहा है तो हम उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसकी जो पॉसिबल मदद है वो हम कर सकें। मैम, आपने अपनी शुरू की पोस्टिंग से लेकर अभी तक बहुत नवाचार किए हैं। आप नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रही हैं और आप
पुलिस लोग जहां पुलिस से सीधे जुड़ाव से जहां दूर होते हैं, वहीं आप जहां भी पोस्टेड रहे हैं लोगों से आपका सीधा जुड़ाव रहा है। कोरोना महामारी से जहां पूरी दुनिया इस समय त्रस्त है, आपने कोरोना महामारी में चूरू जिला पुलिस कप्तान रहते हुए जो काम किए हैं वो बहुत काबिल तारीफ है। आपने आधी रात को जाकर अपने सिपाहियों के लिए काम किया है, उनको चाय नाश्ता दिया है, उनकी केयर की है। जो लोग पुलिस के भय से, हम जिस चीज़ को डंडे से नहीं कर पा रहे हैं, आपने लोगों को समझाकर उनको घर में रहने के लिए आह्वान किया और आपकी बात लोगों ने शहर स्वीकार की। और इस संकट की घड़ी में लोग घर से बाहर नहीं निकले, उसका समाज को एक बहुत बड़ा लाभ मिला है। तो आपके जो ये नुक्कड़ नाटक हैं या फिर आपने जो ये नवाचार किए हैं, इसके आइडियाज़ आप कहाँ से लाते हैं और लोगों को आप कैसे समझाइश कर पाते हैं इस चीज़ के लिए? देखिए, नुक्कड़ नाटक जो मेरा पहला प्यार है। मैं 17 साल हो गए अब मैं थिएटर से जुड़े हुए मुझे। मैं स्कूल कॉलेज के टाइम से ही थिएटर से जुड़ी हुई हूँ और थिएटर करती भी हूँ। तो नुक्कड़ नाटक में हमेशा मुझे एक ये था कि जो लोगों से जुड़ने का पोटेंट मीडियम नुक्कड़ नाटक है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक फ्री है। आप कोई टिकट लेके उसको देखने नहीं आ रहा, किसी भी बीच चौराहे पे आप उसको कर सकते हैं और सीधा संवाद आप आम जनता के साथ उससे कर सकते हैं। तो ये तो मेरे दिमाग में आइडिया मेरे थिएटर की वजह से आया। और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने जो लोगों के साथ जुड़ाव किया है चूरू में कोरोना काल में, उनको घर रखने के लिए या उनको एक मानसिक अवसाद से बचाने के लिए, तो ये एक हमारा जॉइंट एफ़र्ट थी एक फिल्म स्थान इंस्टीट्यूट के साथ, जिन्होंने हम सब ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम कैसे जो बढ़ते सुसाइड रेट हैं कोरोना की वजह से और कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों को घर में रखने के लिए, एंटरटेन रखने के लिए और साथ ही साथ वो कुछ अच्छा सीखें भी, तो लाइव सेशंस का हमने एक स्टार्ट किया और ऑनलाइन कॉन्टेस्ट का हमने स्टार्ट किया। तो ये आइडिया हमें आया कोरोना की वजह से। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो पहली बार एक चैलेंज के रूप में पूरे प्रशासन के साथ ही, इसका कोई पहले से डिसाइडेड एसओपी नहीं था कि इसके बारे में क्या क्या करना है। पुलिस का रोल और पुलिस की छवि कोरोना टाइम पे जो इम्प्रूव हुई है, क्योंकि लोगों ने भी, जनता ने भी ये माना है कि पुलिस ने एक कोरोना वॉरियर, एक कोरोना योद्धा की तरह बिना डरे, क्योंकि कोरोना के संक्रमण के लिए हम भी उतने ही वल्नरेबल थे जितने की आम जनता, लेकिन हम लोग सड़कों पे लगे हुए थे, लोगों को इस बीमारी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इस इमेज को लोगों के मन में बसाने के लिए और इसको पॉजिटिवली यूज़ करने के लिए कि लोग हम तक पहुँचें और लोगों का जो जुड़ाव है वो कोरोना काल तक ही ना रहे बल्कि आगे भी हम कंटिन्यू कर सकें, इसका आइडिया यहाँ से आया था। दूसरा मैम ये है कि आपने अपने जो भी सिपाही हैं उनके काम पर उनकी पीठ थपथपाई है और मिलकर काम किया है आपने। इस संबंध में आप जो भी नवाचार करते हैं, आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको जो इनाम दिया, आप पर जो भरोसा जो उन्होंने जताया, लगातार आपको सरहदी इलाकों का पुलिस कप्तान बनाया गया है आपके काम को देखते हुए। इसके अलावा मैम सीनियर ऑफिसर्स आपके इन नवाचारों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमेशा, मैं बीच में टोकना चाहूँगा जी, आप अजमेर में जब थे तो आपके नवाचारों को लेकर सीनियर ऑफिसर्स ने ऐसा कुछ कहा कि इनको देखिए पुलिसिया सिस्टम इनको नहीं पता है, इसलिए ये इस तरीके के जो है इनके द्वारा काम किए जा रहे हैं, जबकि उससे लगातार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा समाज को मिल रहा था। खाकी से वर्दी से जो लोग दूर रहना चाह रहे हैं वो चला के ये सोचते थे कि हमको इनके पास में हमको जानना है, इनके पास हमको अपनी बात रखनी है और यहाँ हमें ज़रूर न्याय मिलेगा। तो लोग लगातार जुड़ रहे थे, उनको फ़ायदा लगातार मिल रहा था। लेकिन उच्चाधिकारियों में काफ़ी ने तारीफ भी किया और काफ़ी में ये भी बात है कि इनको पुलिस सिस्टम का नहीं पता, इसलिए इस टाइप के काम किए जा रहे हैं। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दोनों तरीके के व्यूज़ होते हैं विजय जी हर इंसान के, और जब भी आप कुछ नया करते हैं, जब भी कुछ लीग से हटकर करते हैं या जब भी कुछ नॉर्मल से अलग हो रहा होता है, तो उसके दो रिएक्शंस होते हैं। एक होता है जो लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं और एक लोग कहते हैं कि नहीं ये गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो चाहे वो आप मानिए जब औरतों का घूंघट हटने का भी हुआ तो कुछ लोगों ने कहा नहीं ये बहुत अच्छी बात है, औरतों को घूंघट नहीं रहना चाहिए, और वहीं कुछ लोग ये थे कि नहीं ये गलत कर रहे हैं, औरतों का घूंघट क्यों हटाने की बात हो रही है या औरतों को पढ़ाने की क्यों बात हो रही है। तो जब भी हम सोसाइटी में कोई चीज़ जो एस्टैब्लिश्ड होती है अगर उससे अलग हटकर कुछ करते हैं तो ये लाजमी सी बात है कि कुछ लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं और इसका जो बेटर आउटकम है
लोगों से जुड़ने का जो हमारा एक कोशिश है पुलिस की, क्योंकि जो कॉलोनियल टाइम में जो पुलिस थी वो एक ब्रिटिश रूल को आगे बढ़ाने की पुलिस थी। आज की जो पुलिस है वो जनता के साथ संवाद की पुलिस है, जनता के लिए पुलिस है। और साथ ही साथ ये भी है कि जनता के जितने साथ हम लोग खड़े हैं अपराधियों के उतने ही खिलाफ खड़े हैं। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि पुलिस जो है वो ढीली हो गई है या पुलिस जो है वो अपने मेन कर्तव्यों को भूल गई है, परंतु एक वो पुरानी कॉलोनियल इमेज को तोड़ने के लिए इस तरीके के लगातार एफर्ट्स की ज़रूरत थी जो हमने की। सीनियर ऑफिसर्स की तरफ से हमेशा पीठ थपथपाई गई है, हमेशा बहुत ही एंकरेजिंग वर्ड्स कहे गए हैं। एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज ज़रूर होता है जिसको प्रॉब्लम होती है, जो ये कहते भी हैं कि अगर ये नहीं करते तो बेटर था, या पुलिस की या एक्चुअल पुलिसिंग पे ध्यान देते तो बेटर था। परंतु उन लोगों से ज़्यादा मुझे लगता है कि हमें हमारे जो एक्चुअल सीनियर्स हैं, जो हमारे लिए हमेशा खड़े रहे हैं, जिन्होंने हमारे को सपोर्ट किया है, जिसका विश्वास का ये भी है कि अलवर में पहली महिला लगाना, चूरू में पहली महिला एसपी लगाना, तो ये सब सरकार और हमारे डीजी साहब की जो मेरे ऊपर विश्वास है, जो हमारे ऊपर विश्वास है। कई महिलाओं को इस बार चुनौतीपूर्ण ज़िले दिए गए हैं, भीलवाड़ा, नागौर, अलवर, तो ये सब उसका एक अहम आउटकम है, उसका एक बहुत अच्छा रिज़ल्ट है कि महिलाएं अगर अच्छा काम कर रही हैं तो ये पहचाना जा रहा है उसको कि वो हर चीज़ झेलने की हिम्मत रखती हैं, कॉम्पिटेंस हैं, और वो किसी भी ज़िले को चलाने के लिए उतनी ही कॉम्पिटेंट हैं जितना कि उनका मेल काउंटर पार्ट। मैम, आमतौर पर समाज में एक धारणा होती है लड़के और लड़की में भेदभाव की, बदली है मैम। तो आपने अभी बात किया बच्चों का, बात किया आपने महिलाओं का मैम, तो थोड़ा सा आप ये बताइए कि परिवार में आप एक जैसे लड़की रही हैं, तो परिवार से लेकर और अब तक आप महिलाओं के बारे में ये बताइए थोड़ा सा, कि कहीं आपको ऐसा कोई आपका अनुभव रहा है कि यार नहीं, मैं जैसे लेडी थी तो मेरे को इस तरीके से कुछ भेदभाव हुआ है, अभी पोस्टिंग में या घर में या कॉलेज में ऐसा कोई हुआ है कि लड़की और लड़के का जो एक भेद जो है वो आपस में आकलन वाला, तो उसमें कभी आपको ऐसा कोई क्षण आया है कि परिवार में जैसे पापा ने, मम्मी ने या कॉलेज में ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा कभी भी नहीं हुआ विजय जी। मैं खुशकिस्मत रही हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में जन्मी जहाँ मेरे फादर, मैं दूसरी बेटी हूँ, मेरे से बड़ी एक बहन है, और हम 2 बेटियाँ हुई, फिर उसके बाद मेरा एक छोटा भाई है। लेकिन जब मैं सेकंड बेटी हुई तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे फादर की तरफ से या मेरी मदर की तरफ से कोई इस तरीके की कोई भाव भी व्यक्त किया गया हो। मेरे फादर ने मुझे, मेरी मदर ने मुझे एक बेटे की तरह पाला है, मुझे एक वो शिक्षा दी है कि बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, और जितना काबिल, जितना इंडिपेंडेंट सोच से, फिज़िक से और इमोशनली मुझे मेरे पेरेंट्स ने बनाया, उतना मुझे लगता है कोई नहीं बना सकता था। महिला और पुरुष का भेद मुझे वाकई में नहीं पता था जब मैं दिल्ली में थी, और मेरी दादी ज़रूर शुरू में वो थोड़ा सा क्योंकि वो एक ऐसे बैकग्राउंड से, एक ऐसे उससे आती हैं कि उनको लगा कि नहीं, दूसरी भी बेटी होगी तो बेटा होता तो अच्छा था। लेकिन उन्होंने भी बाद में ये बात कही है कि आज अगर हमारे पूरे ख़ानदान का नाम किसी ने रोशन किया है तो वो इस बेटी ने ही किया है। हर फील्ड में आप अव्वल आती गई, हर चीज़ में आप कप्तान रही हैं मैम। बिल्कुल, तो इसीलिए वो चीज़ भी एक तरीके से नेगेट हो गई। बट हाँ, जब राजस्थान काडर अलॉट हुआ, जब सर्विस में आए, तो कहीं ना कहीं ये महिला और पुरुष का जो भेद है वो हमने देखा, वो हमने ऑब्ज़र्व किया। लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने जो ऑब्ज़र्व किया उस चीज़ को आज तोड़ने का जो हमें चांस दिया गया है, जो अपॉर्चुनिटी दी गई है, उस पर हम खरे उतरेंगे, उस पर हम और एक ही नया ट्रेंड शुरू हुआ है जो बहुत अच्छा है राजस्थान पुलिस के लिए, कि सिर्फ ज़िलों को महिला और पुरुष एसपी या महिला और पुरुष कलेक्टर के नाम पे नहीं करा गया है विभाजन। कोई भी ज़िला, कोई भी ऑफिसर, क्योंकि महिला और पुरुष होना ज़रूरी नहीं है, ऑफिसर ऑफिसर होता है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे आईपीएस ऑफिसर हो, और ये विश्वास जो हम पे दिखाया गया है उसको हम ज़रूर साबित करके रहेंगे, और आने वाली पीढ़ियाँ इससे काफ़ी बेनिफिट करेंगी। मैम, आपने कोरोना महामारी के दौरान शुरू में विशेष तौर पर एक आह्वान किया लोगों से कि कोई भी घर से नहीं निकले और कोई भी भूखा नहीं सोए, और बच्चों पर आपने बंधुआ जो बच्चे हैं मजदूरी वाले, उनके आपने बहुत सारे बच्चों को इससे मुक्त करवाया है। अलवर जिला सरहदी जिला है, तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं। पहली बात तो सरहदी जिला होने की वजह से दूसरे स्टेट से लोग आना जाना क्राइम वाले
दूसरा यहाँ पर बच्चों की अगर अपन बात करें, बंजुआ मजदूरी तस्करी वाली इंडस्ट्रियल एरिया भी है, तो उसकी रोकथाम के लिए आपके पास विशेष आप क्या इंतजाम कर रही है? देखिए, आते ही सबसे पहले मैंने अपने जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं उनसे बात भी करी है, और हम लोग अभी एक इंटर बॉर्डर मीटिंग भी रखेंगे। बॉर्डर के एसपीज़ और बॉर्डर की पुलिस के साथ जब आदान प्रदान बहुत बढ़ेगा और एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, तो मुझे लगता है हम किसी भी तरीके के क्राइम को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि पुलिस जो है सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ज़रूर राजस्थान पुलिस और हरियाणा पुलिस अलग है, लेकिन पुलिस का बेसिक काम सेम ही है। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सारे जो जितने भी लीगल लॉज हैं वो सब सेम हैं सभी स्टेट्स के लिए। तो बंधुआ मजदूरी हो, चाहे बच्चों की स्मगलिंग हो, चाहे अवैध क्राइम इंटर बॉर्डर का जो भी क्राइम हो, बॉर्डरिंग ज़िले के एसपीज़ के साथ, उनके पर्टिकुलर पुलिस के साथ, ग्राउंड लेवल तक एसएचओ के साथ तक हम एक बढ़िया सुचारू रूप से व्यवस्था सेट करेंगे कि जिसमें दोनों ही ज़िलों की जो पुलिस है वो बढ़िया काम कर सके और इंटर बॉर्डर क्राइम को रोक सके। मैम, आमतौर पर ये समझा जाता है कि और समय समय पर आरोप भी लगता रहा है, राजनेता लोग कहते हैं कि अफसरशाही काम नहीं करती है, हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हमारी नहीं सुनती है, और अफसर लोगों को शिकायत होता है कि सिस्टम में हमारा जो काम करने का तरीका है उसमें राजनेता लोग दखलंदाजी करते हैं। तो अब तक के अनुभव पर आप क्या कहेंगे कि आपकी कार्यपालिका में विधायिका की अस्तित्व के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा होता है कि जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता का प्रतिनिधि है। जनता ने उनको चुनकर एक अहम दर्जा दिया गया है, और जिसके लिए जनता के प्रतिनिधि के तौर पे वो जो भी कहते हैं वो सुनना बहुत ज़रूरी है, और वो हम सुनते भी हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि जनता के प्रतिनिधियों के सपोर्ट की वजह से ही प्रशासन आगे बढ़ता है, तो एक मिक्स सा रिस्पॉन्स रहता है, मिक्स सा इनका रहता है। और बाकी पुलिस के लिए मैं कहती हूँ सबसे फ़ायदेमंद बात यह है कि डिस्क्रिशन कुछ नहीं है, जो लीगल लॉ में लिखा है वो हमें करना है। तो चाहे वो कोई भी कहे, जो सही है, जो लीगल है, वही पुलिस को करना चाहिए, और मैं मानती हूँ कि वही पुलिस करती भी है। और जनता के प्रतिनिधियों के सपोर्ट के साथ, जनता के साथ मिलने का जो एक अच्छा रूप है, उसको हमें ज़रूर अपनाकर उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैम, लोग सीधे बिना किसी डर से आपके दफ्तर में अपनी शिकायतें लेकर आ रहे हैं क्योंकि उनकी सुनवाई हो रही है, उन्होंने आपके पिछले कार्यकालों के बारे में सुना है, इसलिए वो मैं भी देख रहा हूँ कि लगातार लोग आपसे आ रहे हैं, मिल रहे हैं फरियादी लोग, और उनका काम आप लोग कर रहे हैं। आप हजारों सैकड़ों जो नवयुवक हैं उनकी रोल मॉडल के रूप में उभर रही हैं, बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। दिल्ली में पढ़ी हुई आप, दिल्ली की लड़की, यहाँ पर लेडी सिंघम बनकर लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। आपका आदर्श कौन है मैम? ये सब आपका कहाँ से आप इतना एनर्जी लाते हैं, ये इतना सब काम करने की? आपके रोल मॉडल कौन है? देखिए, मेरे रोल मॉडल मेरे पिताजी हैं, और मेरे पिताजी ने जिस तरीके से हमें पाला है, जिस तरीके के हमें संस्कार दिए हैं, जिस तरीके के उन्होंने जनता जो दुनिया है, दुनिया के जितने भी पहलू हैं उनसे लड़ने की जो शक्ति दी है, चाहे वो दिल्ली में डीटीसी और ब्लू लाइन बसों में ट्रैवलिंग करने से लेकर किसी अवैध तरीके की गतिविधि, कोई छेड़छाड़ हमारे साथ करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना हो, और चाहे वो आईपीएस का एग्ज़ाम देकर पुलिस में आना हो, अपने घर से दूर जाना हो, किसी भी तरीके से उन्होंने मुझे कभी भी ये नहीं कहा कि तुम ये मत करो। उन्होंने आज तक, मैंने उनसे जो मांगा उन्होंने वो मुझे दिया, और जिस तरीके से 17 साल की उम्र से वो जो काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाई कॉरेस्पॉन्डेंस से की, और उन्होंने 17 साल की उम्र में वो नौकरी पे लग गए थे, क्योंकि हमारे घर की स्थिति जो थी वो ऐसी थी कि हमें मेरे फादर को लगा कि उनको काम करना है। तो जो उनकी मेहनत मैंने देखी है, जो आज भी वो एक सीनियर सिटीज़न होने के बाद भी जिस तरीके से वो मेहनत करते हैं, जिस तरीके से उनकी दिनचर्या है, जिस तरीके से उनका एटीट्यूड है, जो कॉन्फिडेंस उनका है, मुझे लगता है कि वही मेरे रोल मॉडल है। और मैं उनकी, अगर मैं मानती हूँ 10% भी हो सकी हूँ तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। युवा आपका बहुत अनुसरण कर रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, युवाओं के लिए आपका कोई खास मैसेज? युवाओं से मेरा बस एक ही मैसेज है कि गलत रास्ते पर चलने से पहले ये सोच लें कि गलत रास्ते का अंत भी गलत ही होता है। शुरू में ग्लैमराइजेशन ज़रूर लगती है, और लेकिन वो आपको ले जाएगी गलत रास्ते पर।
आज का युवा, भारत का युवा वो पीढ़ी है जो आगे आने वाले टाइम में भारत का नक्शा बदलने वाली है, भारत का एक इमेज पूरे वर्ल्ड में बदलने वाली है। इसीलिए युवा को समझना होगा सही गलत में फ़र्क, और सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करना होगा। सोशल मीडिया एक ऐसी दो-धारी तलवार है जिसको अगर हम यूज़ करें तो हम उससे दुनिया तख्ता पलट कर सकते हैं, और अगर हम उसको मिसयूज़ करें तो हम उससे ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे ऐसे क्राइम में जा सकते हैं जिस क्राइम में फिर उनका कोई अंत नहीं है। बहुत सारे युवा हमारे बाहर जाना चाहते हैं आगे पढ़ाई करने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपके खिलाफ़ कोई FIR दर्ज होती है तो वो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है आपकी वेरिफिकेशन में, जिससे आपका कोई पासपोर्ट नहीं बनता, जिससे आपको कोई बाहर जाने में प्रॉब्लम आएगी, और गवर्नमेंट जॉब के वेरिफिकेशन में भी आप नहीं आएंगे। तो इसीलिए इस तरीके के इलीगल एक्टिविटीज़ और इलीगल जो एक्टिविटीज़ में घुसे हुए आपके दोस्त हैं उनसे दूरी बनाइए, मेहनत कीजिए। मेहनत का कोई सानी नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। और अगर आप मेहनत कर रहे हैं, साफ दिल के हैं, सही तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं पा सकते। महिला और पुरुष या जाति या धर्म या इस तरीके के भेदभाव में मत पड़िए। हम सब भारतीय नागरिक हैं, और भारत अपने देश के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, वही हमारा मोटिव होना चाहिए। मैम, आपको समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है आप इसी तरीके से हमारी रहनुमाई करते रहेंगी। ये हैं राजस्थान कैडर की IPS ऑफिसर तेजस्विनी गौतम जी। तेजस्विनी गौतम जी की काबिलियत को देखते हुए राजस्थान सरकार ने लगातार इन्हें सरहदी जिलों का पुलिस कप्तान बनाया है, और उम्मीद है कि ये हमारी रहनुमाई इसी तरह करती रहे।